हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद। और बच्चों, इस सीरीज में हमने फर्स्ट क्लास कर लिया है और हम लोग इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बैकग्राउंड हम लोग समझ चुके हैं। आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पीछे का कुछ पोर्शन। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग कैसे आया था समाज में। हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है और 1815 में वो वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। उसके बाद जब वो फ्रांस का सम्राट बना तो उसके द्वारा नेपोलियन की संहिता लाई गई और नेपोलियन की संहिता में बहुत सारे ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए जो एक लोकतांत्रिक देश में रहता है। और बच्चों, इस तरह के अच्छे अच्छे सुविधाओं के साथ नागरिक संहिता लागू किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है सो एक नया मिडिल क्लास फैमिली जो है सो पूरे यूरोप में जो है सो उभर पड़ा था। ये कैसे उभर पड़ा था? तो इंग्लैंड में मिड 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है सो वहां पर फैक्ट्रियां लगना शुरू हो चुका था, औद्योगिकरण आ चुका था और इसका धीरे धीरे पूरा 19वीं शताब्दी तक जो है सो पूरे धीरे धीरे यूरोप में जो है सो औद्योगिकरण आ गया और औद्योगिकरण के उस दौर में जो है सो मध्य वर्ग का उदय होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ये है उदारवादी। अब बच्चों, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अब धीरे धीरे यूरोप में जो है सो एक नई विचारधारा फैल रहा था। ये विचारधारा कौन सा था? तो ये विचारधारा था उदारवादी। अब ये उदारवादी क्या होता है? बच्चों, उदारवादी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन जो है सो एक शब्द लिबरल से मिलकर बना है। लिबरल का मतलब होता है आजाद, स्वतंत्र। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। बच्चों, ये जो है लैटिन भाषा का लिबर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है आजाद। आजाद का मतलब आप समझते हैं स्वतंत्र होता है। लेकिन उस समय सोसाइटी में जो है सो स्वतंत्रता का मतलब सबके लिए बिल्कुल अलग अलग था। जैसे कि यदि हम ध्यान से देखें तो एक जानवर जो चिड़ियाघर में है उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग होगा, हमारे लिए अलग है। कुछ और लोग जो काम करते हैं लेकिन अपने काम से बहुत परेशान है तो उस काम से आजादी चाहते हैं। तो जिस तरह से हमारे लाइफ में आजादी का मतलब अलग अलग है, उसी तरह से उस समय यूरोपीय समाज में भी जो है सो उदारवादी विचार रखने वाले लोगों के लिए स्वतंत्रता का, आजादी का मतलब अलग अलग था। आइए समझते हैं किसके लिए क्या था। तो जो नए नए मध्य वर्ग निकल करके आया था उस समय यूरोप के समाज में, उनके लिए जो है उनके लिए इसका अर्थ था आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। वे चाहते थे कि ऐसा समाज हो जिसमें हमें आजादी मिले और कानून के सामने सबकी बराबरी हो। कानून के समक्ष में बराबरी चाहते थे। दूसरा, जो राजनीतिक दल थे या राजनीतिक रूप से काम करने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए जो है सो उदारवादी का मतलब सहमति से बनी हुई सरकार पे था। मतलब वे चाहते थे कि ऐसा सरकार हो जो सहमति से बना हुआ हो, वो किसी के प्रेशर में आकर के काम न करे। तो आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद जो है वो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकार की समाप्ति करके संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। कहने का मतलब, जब फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद जब नया समाज आया तो उनके लिए जो उदारवाद का मतलब था, वे चाहते थे कि निरंकुश शासन जो है वो खत्म हो जाए, निरंकुश शासन न रहे और जो पादरी वर्ग के पास और कुलीन वर्ग के पास जो विशेष अधिकार था उनकी भी समाप्ति हो जाए और इसके साथ साथ संविधान जो है वो समाज में आ जाए और संविधान का भी शासन चाहते थे। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो समाज था वो एक संवैधानिक शासन चाहते थे। तो उनके लिए उदारवाद का बिल्कुल अलग मीनिंग था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति पर जोर देते थे लेकिन उन्हें मताधिकार पर ज्यादा उनको चिंता नहीं था इस बात का। कहने का मतलब बच्चों, 19वीं शताब्दी में जो समाज बन रहा था वहां के उदारवादियों के लिए ये बहुत जरूरी था कि उनके पास निजी संपत्ति हो। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा जोर देते थे लेकिन उन्हें मताधिकार के लिए ज्यादा चिंतित वे नहीं थे, क्योंकि उदारवादी जो है वो सभी तरह के उदारवादी समाज के लोगों के लिए अलग अलग तरह का मतलब बनता था। अब जैकोबियन शासन की बात करें तो जैकोबियन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार ले आई। आपको याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद सबसे पहले नेशनल असेंबली का गठन होता है और नेशनल असेंबली के गठन होने के बाद जैकोबियन क्लब सबसे फेमस होता है जिसके नेता होते हैं मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जब सत्ता में आते हैं तो वे सभी के लिए मताधिकार ले आते हैं।
वे जो है सो ये लाते हैं सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार ले आते हैं। लेकिन दोबारा जब 1804 में फ्रांस की राजगद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो वो जो है सो सभी के लिए फिर से सीमित मताधिकार ले आते हैं। मतलब फिर से वैसी व्यवस्था आती है जिसमें सभी को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, केवल कुछ ही जिसका उम्र 25 साल से ऊपर हो सिर्फ उन्हें ही मताधिकार मिलता था। बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में जितने लोग थे जो पैसे कौड़ी से संबंधित काम करते थे, इनके लिए उदारवादी का मतलब क्या था? उनके लिए आजादी का मतलब यह था कि बाजारों से हमें मुक्ति मिले। बाजारों से मुक्ति कहने का मतलब समझ में आएगा, बाजारों से मुक्ति और चीजों एवं पूंजी के आवागमन में राज्य के नियंत्रण को खत्म करना चाहते थे। अब आपको पता होगा कि उस समय स्टेट ऐसा था कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए तो आपको बहुत हेवी टैक्स देना पड़ता था, जिसको आयात निर्यात शुल्क कहा जाता था। लेकिन तो ये जितने भी व्यापारी लोग थे जो आर्थिक क्षेत्र में काम करते थे, वे चाहते थे कि चीजों एवं पूंजी के आवागमन में राज्य का नियंत्रण ना हो। मतलब वहां का जो शासक है वो पूंजी के ऊपर और चीजों के व्यापार के ऊपर वो अपना कंट्रोल नहीं रखे, उन्हें बिल्कुल छूट दे दे, उन्हें आजादी दे दे। तो आप समझ पा रहे होंगे इनके लिए आजादी का अलग मतलब था। नए वाणिज्यिक वर्ग, अब जो नया नया बिजनेस तैयार हो रहा था वहां पे, नया कमर्शियल वर्ल्ड में काम करने वाले लोग वो चाहते थे कि वस्तु और पूंजी के आवागमन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये भी चाहते थे, क्योंकि दोनों ट्रेड एंड बिजनेस से संबंधित है, तो ये दोनों चाहते थे कि सरकार का जो है सो हमारे ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे और हम बहुत ही आराम से जो है अपना बिजनेस कर पाए। अब आगे समझते हैं। तो 1834 का समय है प्रसा की पहल पर। अब देखो बच्चों, जब एक टैक्स में जैसे क्या होता था कि मान लीजिए एक पूरा राज्य है, इस राज्य में मान लीजिए छोटे छोटे बहुत सारे प्रांत हैं, तो सभी प्रांतों में जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जब जाते थे, तो हर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के दौरान उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसे सीमा शुल्क कहा जाता था। अब इस सीमा शुल्क से बहुत परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशान था जर्मनी, और यही वजह था कि 1804 में प्रसा ने एक पहल दिया। उसने कहा कि देखो, हमें इतना सारा टैक्स नहीं देना है, और इतना सारा टैक्स ना देना पड़े उसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। और इसीलिए प्रसा की पहल पे एक शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना होती है। एक शुल्क संघ जोल्वेराइन कहने का मतलब ये चाहते हैं कि एक देश के अंदर हर एक जगह पर इतना सारा टैक्स ना देना पड़े, हमें कुछ ही टैक्स देने पड़े। और यही वजह है कि उन्होंने एक शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किया। और जब ये एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापना हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा जो है सो जर्मनी के राज्य शामिल थे। अब जर्मनी के राज्य शामिल क्यों थे? क्योंकि जर्मनी के जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा परेशान थे इस बात को लेकर के कि हमें सीमा शुल्क बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो अब जो क्या हुआ, एक शुल्क संघ जोल्वेराइन प्रसा की पहल पे जो 1834 में बना, और यह वजह था कि अब उन्हें जो है सो बहुत सारा टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स का यहाँ पर प्रावधान था। और इस तरह से अब इस संघ ने शुल्क अवरोह समाप्त करके मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी। मतलब अब सिर्फ 2 ही टैक्स जो है वो उन्हें देना था। इसके अलावा रेलवे जाल ने भी गतिशीलता बढ़ा दी। अभी तक क्या हुआ था कि पूरे यूरोप में जो है सो अब रेलवे लाइंस भी बिछ गए थे, और रेलवे लाइंस बिछ गए थे तो ट्रेड एंड बिजनेस जो है वो बहुत फास्ट हो चुका था। तो बच्चों, हर तरफ से आप समझ पा रहे हैं कि उदारवाद का जो मतलब है वो अलग अलग तरह के लोगों के लिए उदारवाद का मतलब बिल्कुल अलग था। और ये जो नया वाणिज्यिक वर्ग था, इनके लिए ट्रेड एंड बिजनेस में जो है सो रेलवे जो है ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा था, और इसके वजह से जो है सो उनका ये गतिशीलता भी बढ़ता है। ट्रेड एंड बिजनेस बहुत अच्छा होता है। सबकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी। आइए समझते हैं आगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। बच्चों, आगे है 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन। बच्चों, अब इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं 1804 ये जगह है, ये समय था जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट बनते हैं। और फ्रांस का सम्राट बनने के बाद इनका जो है सो बहुत ज्यादा वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। इधर उधर के क्षेत्रों को वो जीत करके और फ्रांस में मिलाना चाहते थे। लेकिन 1815 में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है वाटरलू का युद्ध। और ये वाटरलू का युद्ध जो है, ये वाटरलू का युद्ध में वे हार जाते हैं। ये वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में है। वहां पर ये हार जाते हैं, और जब ये हार जाते हैं तो फ्रांस में जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन व्यवस्था है वो खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद जो है वो फ्रांस में किसका शासन आता है? तो बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है 1815 में, और 1815 के बाद
फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने जो नेपोलियन की संहिता लाया था, उस नेपोलियन की संहिता में बहुत सारे लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए थे लोगों को, ऐसे अधिकार जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया जाता है। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने राजतंत्र की स्थापना कर दिया था, खुद को सम्राट घोषित करके, लेकिन 1815 के बाद जब शासन व्यवस्था आई तो ये और ज्यादा खतरनाक हो गई। अब यहां पर जो है सो रूढ़िवादियों का शासन हो गया। अब आप सोच रहे हो सर ये रूढ़िवादी क्या होता है? बच्चों, रूढ़िवादी वैसी विचारधारा को कहते हैं जो पुरानी सोच के ऊपर आधारित होता है, जो पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति को लेकर के चलता है, पुराने नियम को वो बदलना नहीं चाहता, खुद को अपडेट नहीं करना चाहता। ऐसे लोगों को हम रूढ़िवादी कहते हैं। और बच्चों, 1815 के बाद ये जो सरकार आई, ये रूढ़िवादी के साथ साथ निरंकुश थी। निरंकुश थी का मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, ये प्रजा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। अब देखिए, समझते हैं एक एक करके। 1815 में नेपोलियन के हार जाने के बाद रूढ़िवादी चाहते थे कि राजतंत्र जो है वो बनी रहे, चर्च के पास जितने पावर थे, पहले पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के पास जो विशेष अधिकार था, ये बनी रहे, सामाजिक ऊंच नीच भी बनी रहे, ऐसा ये चाहते थे, और संपत्ति और परिवार ये सब कुछ बना रहे। मतलब ये रूढ़िवादी है और ये पुरानी परंपरा को ही ढोना चाहते हैं, इसमें नया बदलाव नहीं चाहते। उन्हें लगता था कि आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाह और गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति से यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र बनने जा रहा है, अब रूढ़िवादी जो है वो निरंकुश है ही, ये जो राजतंत्र बनेगा ये इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाएगी। बच्चों, आधुनिक सेना रहेगी, बहुत मॉडर्न सेना रहेगी, वो उसका हेल्प करेगा। नौकरशाह जो होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो छोटे छोटे लेवल पे जनता से टैक्स वसूलेगी, उनका काम में उसका सहयोग करेगी, ये यदि अच्छे से रहा, अर्थव्यवस्था अच्छी से बनी रही, और सामंतवाद और भूदासत्व इन सब की वो समाप्ति चाहता था। लेकिन ये निरंकुश और रूढ़िवादी शासन व्यवस्था बनाए रहना चाहते थे। तो सबसे पहली बात कि 1815 के बाद जो भी व्यवस्था आता है वो रूढ़िवादी था, मतलब पुरानी सोच पर आधारित था, और ये जो है सो बहुत ही ज्यादा निरंकुश थे। राजतंत्र की स्थापना दोबारा से हो गया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देश जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। अब बच्चों, थोड़ी सी कहानी समझ लो। 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देश मिल करके और नेपोलियन के ऊपर, इनफैक्ट फ्रांस के ऊपर जो है वो एक संधि थोप देते हैं, जिस संधि का नाम है वियना की संधि। वियना में बैठ करके एक संधि होती है, और इस संधि का उद्देश्य जो है वो नेपोलियन द्वारा जीता गया या उनके द्वारा किया गया जितना भी बदलाव था, इन सभी बदलावों को खत्म करना था। इस सम्मेलन का जो मेजबानी कर रहा था बच्चों, उसका नाम था ड्यूक मैटरनिख। अब आप पूरी बात समझिए जरा। 1815 में जो है, 1815 में नेपोलियन हार जाता है, और कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ये सब मिल करके जो है सो एक मीटिंग करते हैं वियना में, और वहां पर वियना की संधि होती है। फ्रांस के ऊपर जो है सो वियना की संधि डाल दी जाती है। और इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग हो रहा है, यहां पर जो मेजबानी कर रहा है, जो अध्यक्षता कर रहा है, वो है ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिख। बच्चों, इसका नाम है ड्यूक मैटरनिख। ड्यूक मैटरनिख। अब ये जो ड्यूक मैटरनिख है ना बच्चों, समझ पा रहे होंगे कि ये जो ड्यूक मैटरनिख है ये भी एक तरह से रूढ़िवादी विचारधारा के आदमी है। ये जो है सो नेपोलियन द्वारा बनाया गया सारा जितना भी बदलाव था, जो उसे एक तरह से लिबरल बना रहा था, लोगों को स्वतंत्र बना रहा था, उन्हें थोड़ा सा लोकतांत्रिक अधिकार दे रहा था, ऐसे सभी सिस्टम को ये ड्यूक मैटरनिख बदलना चाहता था। ये चाहता था कि नेपोलियन द्वारा किए गए सारे बदलाव, नेपोलियन की संहिता को पूरी तरह से फिर से ध्वस्त कर दिया जाए। अब क्या होता है, बोर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल किया जाता है। बच्चों, याद होगा आपको कि फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ था, उस समय बोर्बो वंश का राजा लुईस 16वां को जो है सो राजगद्दी पर से हटा दिया जाता है। लेकिन अब जब फिर से रूढ़िवादी व्यवस्था आ रहा है तो वो चाहता है कि फिर से लोकतंत्र नहीं आए, हम पुराना राजतंत्र को ही इंप्लीमेंट करें, और फिर से बोर्बो वंश का जो राजा था उसे फिर से यहाँ बिठा दिया गया। याद रखिएगा, अब लुईस 16वां नहीं है, वो तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन बोर्बो वंश का जो भी राजा है उसे अभी जो है तो यहाँ दोबारा से उनको राजगद्दी पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं। ये चाहते हैं कि पुराना सिस्टम ही बने रहे। तो बोर्बो वंश के राजा को पुनः सत्ता में बहाल किया गया, और नेपोलियन द्वारा जीते गए जितने इलाके थे, उन्होंने, नेपोलियन ने सारे इलाके को खो दिया, क्योंकि इन सभी लोग जिन्होंने मिलकर के वियना की संधि की थी, ये लोग वे सारे जीते हुए क्षेत्र को वापस में फिर से बांट लेते हैं।
और इस तरीके से फ्रांस की जो सीमा था उस पर कई राज्य बना दिए गए। अब नेपोलियन ने, मान लो ये फ्रांस है, तो फ्रांस के आसपास में बहुत सारे इलाके को जो है उसने साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन वियना की संधि के बाद अब फ्रांस के जो किनारे किनारे है, फ्रांस के किनारे किनारे कई साम्राज्य वो बना देता है, कई सारे राज्य बना देता है, ताकि फ्रांस जो है वो फ्यूचर में और ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए। तो बच्चों, वियना की संधि से क्या हुआ, फ्रांस के सीमाओं पे कई राज्य बना दिए गए। नेपोलियन ने अपने पूरे जीवन काल में जो है सो 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया था। मतलब 39 छोटे छोटे राज्यों को जो है सो अपने आसपास के इलाकों से जो है उन्होंने जीत करके एक 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया था। लेकिन वियना की संधि के आने के बाद फिर से यह स्टेट जो है वो इन्हीं लोगों में वापस बट जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। मैंने कहा ना, जो रूढ़िवादी व्यवस्था आया 1815 में, ये निरंकुश थी, जो कभी भी आलोचना को और असहमति को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब उसको कहीं कोई क्रिटिसाइज कर दे, कोई भला बुरा कह दे, इसे उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और यही वजह था कि उसने लगा दिया सेंसरशिप। अब बच्चों, सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप जो होता है वो वहां के अखबार और जो बुक्स लिखे जाते थे, मैगजीन्स लिखे जाते थे, पैम्पलेट्स लिखे जाते थे, इन सभी चीजों पे जो है तो एक तरह से समझ लीजिए उसने प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि ये सब चीजें कोई नहीं लिखेगा। क्योंकि उस समय के समाज में जो भी लिखने वाले होंगे वे इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ लिखेगा। अब यदि उसके खिलाफ लिखेगा तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसकी पॉपुलैरिटी घट जाएगी और हो सकता है कि दोबारा से राजतंत्र जो है वो खतरे में पड़ जाए। और यही वजह है कि अभी जो नया नया रूढ़िवादी शासन व्यवस्था बुर्बो वंश के शासन में आया है, उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। अब सेंसरशिप क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने सेंसरशिप लगा करके अखबार को, किताब को, नाटक और गीत होना चाहिए, गीत को नियंत्रित करना चाहते थे। क्योंकि बच्चों, अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज फैलते हैं या किताबों के जरिए कितने बड़े बड़े परिवर्तन समाज में हो जाता है, ये हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा है। जीन जैक रूसो का लिखा हुआ, मोंटेस्क्यू का लिखा हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब किस तरह से समाज में पूरी तरह से उथल पुथल मचा दिया और वहां पे राजतंत्र को खत्म कर दिया। तो हम जानते हैं कि इन सब का क्या असर पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। इसीलिए सबसे पहले इसने सेंसरशिप लगा करके इन सभी को बैन कर दिया। लेकिन जो उदारवादी किस्म के लोग थे, इस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था में भी जो उदारवादी शासन व्यवस्था उदारवादी सोच के जो लोग थे, जो चाहते थे कि हम आजाद हों, वो ऐसी व्यवस्था में कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा मजबूर फील कर रहे थे। लेकिन उन्हें फ्रांस की क्रांति याद थी। वे फ्रांस की क्रांति को सोच करके अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि आज नहीं तो कल हम दोबारा से ये जो रूढ़िवादी निरंकुश शासन व्यवस्था है उसे हटाएंगे और फिर से एक नया समाज बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ के जो उदारवादी थे ना, ये जो है सो फ्रांसीसी क्रांति के स्मृति को बार बार याद करके और प्रेरित हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे। बच्चों, आगे समझते हैं। तो अब बात आती है क्रांतिकारियों का। दोबारा से क्या हुआ, 1815 में निरंकुश शासन व्यवस्था बुर्बो वंश फिर से स्थापित हुआ। लेकिन बच्चों, फिर से क्रांति होगी, क्योंकि जब निरंकुश शासन व्यवस्था आया है तब तक उसके खिलाफ विरोध बढ़ा है, आंदोलन बढ़ा है, क्रांति बढ़ी है। तो फिर से अब एक नया दल होगा जो एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आएगा। देखते हैं। 1815 के बाद दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को शांत कर दिया गया। अब जितने भी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो अभी अभी बना है, वे जो है सो उदारवादी और राष्ट्रवादी, जो स्वतंत्रता चाहते हैं और अपने देश से प्यार की भावना रखते हैं, इन्हें जो है सो शांत कर दिया गया। क्योंकि क्रांतिकारी होने का मतलब उस समय उस राजतंत्र, रूढ़िवादी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ होना था, उसके विरोध में होना था। यही वजह था कि इन लोगों को जो है सो बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि अलग अलग तरीके से उसके ऊपर शोषण कर करके उसको शांत कर दिया गया, उसको बिठा दिया गया। इटली में अब थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो हो गई बात फ्रांस की, फ्रांस में किस तरह से समाज उथल पुथल मच रहा है। यदि हम इटली की बात करें तो इटली में एक क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है ज्यूसेप मैत्सिनी। ये नाम आपको याद रखना चाहिए, ज्यूसेप मैत्सिनी, जिसका जन्म 1807 में हुआ था। देखिए, यही है ज्यूसेप मैत्सिनी, जिसका जन्म 1807 में हुआ, जेनोवा में हुआ, और जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक सदस्य बन गया। बच्चों, ये बहुत ही कम उम्र में जो है सो कार्बोनारी नाम के एक गुप्त संगठन, इटली में ही एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। अब जब मेंबर बन गया तो उसे बहुत हद तक पता चल गया कि किस तरह से संगठन चलता है।
उन्हें पता था कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसी व्यवस्था को बनाना है, इटली को कैसे सुधारना है, क्योंकि हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो यूरोप के अलग अलग राज्यों में किस तरह से सामाजिक बदलाव आ रहे हैं उसे हमें पढ़ना है। तो इटली में ये सबसे पहले एक कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन में अपना सदस्यता ले लिया। जब ये 24 साल के हुए ना, तो 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में एक क्रांति हो रहा था। लिगुरिया नाम के जगह में एक क्रांति हो रहा था जहां से इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, बोला कि आप इसके सदस्य नहीं रहेंगे। बच्चों जब ये जो है सो नहीं रहा, इसको सदस्यता ले ली गई और लिगुरिया की क्रांति में से भाग लेने नहीं दिया गया, तो बच्चों ये दो भूमिगत संगठन बना दिया। दो भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है ओपनली नहीं लेकिन सीक्रेट में रह करके गुप्त तरीके से जो संगठन चलाते हैं, इसे भूमिगत संगठन कहा जाता है। तो जब उन्हें इस क्रांति में भाग लेने के लिए नहीं दिया गया तो वो दो जो संगठन बना दिए। एक पहला मोर्सेई में, मोर्सेई इटली में ही एक जगह है बच्चों, तो मोर्सेई में उसने बना दिया यंग इटली, और बर्न में जो है उसने बना दिया यंग यूरोप। तो उसने दो भूमिगत संगठन बनाया। किसने बनाया? जोसेफ मैत्सिनी ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसे जो है सो लिगुरिया की क्रांति से उसको बहिष्कृत कर दिया गया, और यही वजह है कि उसने दो भूमिगत संगठन बना दिए, एक मोर्सेई में दूसरा बर्न में। अब यंग इटली जो था उसमें इटली के युवाओं को वो जोड़ने लगा ताकि एक बार हम लोग मिल करके और एक बहुत बड़ी क्रांति कर सके और रूढ़िवादी व्यवस्था जो भी उस समय पूरे यूरोप में चल रहा था उसे हटा करके एक नया समाज बना सके। और जो यंग यूरोप था बच्चों, उसमें वो सिर्फ इटली के नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे देशों में जो एक जैसी विचारधारा के युवा थे उन्हें शामिल करके उस संगठन में जोड़ा, जिसके सदस्य में कौन थे? पोलैंड था, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी के समान विचार वाले युवा लोगों को इस यंग यूरोप में उसने शामिल कर दिया। इसका उद्देश्य था कि छोटे राज्यों और प्रदेशों को मिला करके इटली का एकीकरण कर दिया जाए, मतलब इटली को मिला करके एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया जाए और वहां पर भी लोकतंत्र जैसी विचारधाराओं को प्रमोट किया जाए। इस तरीके से वह राजतंत्र और रूढ़िवादियों का विरोधी था। बच्चों याद होना चाहिए आपको, ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसने वियना की संधि में अध्यक्षता किया था उसका नाम था ड्यूक मैटरनिख। वो है मैटरनिख और ये है मैत्सिनी। बच्चों मैटरनिख जो था वो रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था, लेकिन मैत्सिनी जो है ये एक तरह से समझ लीजिए उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति है, राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है। इसे राजतंत्र और रूढ़िवादियों का सख्त विरोधी व्यक्ति था ये। और यही वजह है कि एक बार मैटरनिख ने, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, मैटरनिख ने मैत्सिनी को कहा कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा उसने। मैटरनिख चूंकि रूढ़िवादी व्यवस्था का है, ये जो है मैत्सिनी ये आपका उदारवादी विचारधारा का है, तो दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत है। यही वजह है कि मैटरनिख ने मैत्सिनी को कहा कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था मतलब रूढ़िवादी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि मैत्सिनी तो शुरू से चाहता था कि हम उदारवादी व्यवस्था लाएंगे, समाज में एक अच्छी समाज की रचना करेंगे, हम रूढ़िवादी बन के नहीं रहेंगे। आई होप आपको जो भी हम आज सिखा रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों आपको सबसे पहले इसे समझना है। जब आप समझ लोगे कि किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसे आप बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा। अब बच्चों जब इस तरह से विचारधाराओं का उथल पुथल हो रहा है और बहुत सारे संगठन भी बन रहे हैं, गुप्त संगठन, तो अब आ जाएगा क्रांतियों का युग। अब बच्चों क्रांति हो जाएगा। देखिए रूढ़िवादी व्यवस्था के बदलने से उदारवाद और राष्ट्रवाद को इटली, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड क्रांति से जोड़ करके देखने लगे, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्यिक सरकार, व्यापार में लगे हुए मध्य वर्ग कर रहे थे। बच्चों जब रूढ़िवादी सरकार आई ना, तो रूढ़िवादी सरकार को टैकल कौन करेगा? उदारवादी विचारधारा के लोग। और ये जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं ना, ये कौन हो सकते हैं? जो थोड़ा सा पढ़े लिखे, समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक और क्लर्क, जो थोड़ा सा मतलब समझदार थे, थोड़ा सा शिक्षा और थोड़ा सा आर्थिक रूप से अच्छे थे। इन लोगों ने इसका कमान संभाला और कहा कि हम रूढ़िवादी व्यवस्था को हटाएंगे और उसके जगह उदारवादी विचारधारा के एक जो है एक अच्छा समाज जो है वो हम लोग बनाएंगे। जुलाई 1830 का समय था। बच्चों अब ध्यान देना, जुलाई 1830 में दोबारा से रूढ़िवादी निरंकुश शासन व्यवस्था को हटा करके और फिर से फ्रांस में एक क्रांति होगी। फ्रांस में फिर से, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस का पहला विद्रोह कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1830 में।
बच्चों वो नहीं, वो फ्रांस की क्रांति थी। यहां पर विद्रोह है यहाँ के रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ। तो 1830 में जुलाई के महीने में फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ, जहां बुर्बो वंश का जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था बना था, दोबारा बुर्बो वंश को जो बहाल किया गया था, उस रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया गया तथा फिलिप की अध्यक्षता में, अब ये फिलिप कौन है, तो जो इस उदारवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था, जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को खत्म करना चाह रहा था, वही है फिलिप। तो फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। कहने का मतलब, जो पहले रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश के राजा के हाथ में सारा पावर आ गया, अब उसके हाथ से सारा पावर छीन लिया गया और संविधान को यह पावर दे दिया गया, लेकिन राजा को हटाया नहीं गया। इसीलिए फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र बनता है। अब ये संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर संविधान भी हो और राजा भी हो, उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लेकिन राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगा, संविधान के हाथ में सारा पावर रहेगा। आई होप क्लियर होगा। 1830 में क्रांति हुई, फिलिप की अध्यक्षता में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को हटाया गया और उसके जगह पे संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। आई होप क्लियर होगा। बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट आता है जो लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अरे वाह, मतलब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? तो बच्चों ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। आपको याद हो तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसकी विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा का था। और जब रूढ़िवादी विचारधारा था तो जब अब समाज में रूढ़िवादी विचारधारा हट रही है 1830 में और फिर से उदारवादी का उदय हो रहा है, तो ये कहते हैं कि यदि फ्रांस छिकता है तो बाकी पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब फ्रांस में होने वाले कोई भी छोटे मोटे बदलाव जो है, इससे पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब बुर्बो वंश का राजा रूढ़िवादी शासन व्यवस्था फ्रांस में खत्म होती है तो उसके साथ साथ पूरे यूरोप में इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए इसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है, मतलब जब फ्रांस में कोई हलचल होती है तो इसका असर पूरे यूरोप में हमें देखने को मिलता है। ये किसने कहा था बच्चों? किसका कथन है ये? तो मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। बच्चों आगे है जुलाई क्रांति से। अब जो जुलाई में क्रांति हुई, जुलाई 1830 में जो क्रांति हुई है, उससे ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया। ब्रुसेल्स कहाँ है बच्चों? तो ये जो ब्रुसेल्स है ये आपका बेल्जियम में है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ा और यह जो है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां होना चाहिए था यूनाइटेड किंगडम। क्या होना चाहिए था बच्चों? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, जुलाई की क्रांति जब फ्रांस में हुई तो उसका असर अब पूरे यूरोप में कैसे दिख रहा था? तो जुलाई में ब्रुसेल्स में भी ये विद्रोह बढ़ा कि हम रूढ़िवादी विचारधारा को हटाना चाहते हैं और उदारवादी विचारधारा को लाना चाहते हैं। और यही वजह था कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था ब्रुसेल्स या बेल्जियम, पहले इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहां पर विद्रोह हुआ और ब्रुसेल्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। मतलब एक देश अब अलग हो चुका है। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से यूनान में 1821 में आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। देखिए 1821 में ही यहां पर जो है आजादी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था और 15वीं शताब्दी, अच्छा ये अब सोचोगे सर ये यूनान क्या था? तो बच्चों यूनान जो है ना वो 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पे फ्रांस में तो ये पहले से ही चल रहा था, क्रांति पहले से ही चल रही थी, हालांकि यहाँ पर जाकर के इसका रिजल्ट हमें नजर आता है। तो उसको देख देख के ना 1821 में ही यूनान में भी जो है सो इसके खिलाफ जो है सो समझ लीजिए कि आरंभ हो चुका था विद्रोह। तो यूनान में भी इसका असर हमें देखने को मिल जाता है। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूटोपिया सभ्यता का पालना बताया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस देश को यूटोपिया सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो बच्चों इसे यूनान को कहा जाता है। ये किसने फेमस किया इस बात को? तो कवि और कलाकारों ने लिखा कि यूनान एक ऐसा देश है जो यूटोपिया सभ्यता बनाना चाह रहा है। अब बच्चों आपको कहानी के शुरुआत में ही, इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपने यूटोपिया के बारे में पढ़ा है। एक काल्पनिक और एक आदर्श समाज की बात हम लोग कहा था, जिसमें हम लोग यूटोपिया के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कवि और कलाकारों ने यूनान को एक यूटोपिया सभ्यता का पालना बताया और उन्हें मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जन्म जुटाया। मतलब अब जो है सो वहां पर जो
रूढ़िवादी विचारधारा के मुस्लिम साम्राज्य था उसके खिलाफ अब यहां पर भी क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। अब बच्चों एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना चाहिए, इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस कवि हैं जिसका नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, बच्चों ये लॉर्ड बायरन ऐसा कवि था ना जिससे हमेशा से क्रांति में भाग लेने और अपने देश में एक नया परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा जुनून था। और यही वजह है कि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा करके सबसे पहले लड़ने के लिए गए, और जब लड़ने के लिए गए, युद्ध में क्रांति करने के लिए गए, तो 1824 में वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है बुखार की वजह से। तो बुखार की वजह से जो है सो लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई। सोचो ये कवि है, ये लड़ने के लिए गया अपने देश के लिए कि हम वहां पर जो है अपने देश में एक अच्छा बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। 1832 में फाइनली कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। कहने का मतलब ये जो यूनान है जो पहले से ही संघर्ष कर रहा था, उसे 1832 में, ये डेट याद रखना है आपको, 1832 में, 1830 में फ्रांस में उथल पुथल हुआ, इसका असर यहाँ अब यूनान में देखने को मिलेगा। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। बच्चों कुस्तुनतुनिया की संधि की वजह से यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाता है, और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 1830 में यहां पर जो विद्रोह हुआ उसकी वजह से ब्रुसेल्स एक अलग, नीदरलैंड से अलग हुआ। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से यूनान जो है वहां पर भी कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तो जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन फ्रांस में दिखता है उसका पूरा असर हमें पूरे यूरोप में नजर आने लगता है साथ साथ में। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों अब हमको एक नई विचारधारा पढ़नी है, एक ऐसी विचारधारा जो समाज में आती है और साथ साथ में इसके पैरेलल चलती है, जैसे कि उदारवादी विचारधारा चल रही है। तो ये कौन सी विचारधारा है? तो ये है आपका रूमानी कल्पना। रूमानी कल्पना या तो आप रूमानीवाद समझ सकते हो, और इसको लेकर के कैसे राष्ट्रीय भावना जागृत होती है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेंगे। तो रूमानीवाद क्या होता है? यह एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये तर्क वितर्क और विज्ञान को छोड़कर ये जो है सो भावनाएं अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता। आपको ये भारी भरकम शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये जो है ये भी राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। ये भी अपने देश से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को भुलाना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम उन सभी को साथ लेकर के और अपने देश के प्रति एक नया प्रेम को दिखाएं, एक नया बलिदान और त्याग की भावना के साथ अपने देश में कल्चर को, रीति रिवाजों को हम लोग मिटने ना दे। ऐसी विचारधारा के जो व्यक्ति थे इन्हें रूमानीवाद कहा जाता था। लेकिन बच्चों ये तर्क वितर्क को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, इसे विज्ञान से कोई मतलब नहीं था, हमारी जो परंपरा चलती आ रही है वो होगा। आपको थोड़ा थोड़ा जो है तो इसमें आपको रूढ़िवादी शासन व्यवस्था का एक थोड़ा सा आपको समझ लीजिए कि मिलावट इसमें नजर आ रहा होगा, लेकिन ये एक तरह से राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे, और साथ ही साथ ये जो है सो अपने भावनाओं को, अपने परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, इन सभी को लेकर के चलना चाहते थे। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो पोलैंड, जिसे 10वीं शताब्दी में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया विभाजन कर दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, लेकिन संगीत और भावनाओं से राष्ट्रीय भावना जीवित थी। कहने का मतलब यह है कि पोलैंड पहले एक बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, जिसे रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के वजह से इसे अलग होना पड़ा। कहने का मतलब पोलैंड एक ऐसा इलाका था और ये सब भी काफी बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे उसमें, लेकिन सबका विभाजन हमें देखने को मिलता है इस दौरान, 10वीं शताब्दी के दौरान इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है, इनका विभाजन देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी भी स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर संगीत को लेकर के और भावनाओं से जो है सो राष्ट्रीय भावनाओं को हमेशा से जीवित रखा गया। मतलब ये एक ही विचारधारा था, वो था राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो इनको हमेशा से समेटे हुए था, नहीं तो ये कब के और ज्यादा टुकड़ों में टूट चुके होते। रूसी कब्जे के बाद पोलैंड में पोलिश भाषा हटा दी गई। कहने का मतलब बच्चों ध्यान रखना, ये जो पोलैंड है इस पे प्रसा का, रूस का, ऑस्ट्रिया का जो है उसके ऊपर आक्रमण हुआ और इसके कई टुकड़े हो गए। जब टुकड़े हुए तो जाहिर सी बात है कि रूस के कब्जा हो गया किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। तो जब रूस का कब्जा पोलैंड के ऊपर हुआ तो वहां पे पोलिश भाषा को हटा करके रूसी भाषा लागू किया गया।
अब बच्चों जाहिर सी बात है ये देश जो है वो पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया हुआ है, तो पोलैंड में यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज था उसको हटा करके और रूस जो है वो अपनी रूसी भाषा को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता था। क्योंकि किसी भी देश को कमजोर बनाना है तो वहाँ की भाषा को जो है सबसे पहले मिटाना बहुत जरूरी है, इसीलिए वहाँ पे रूसी भाषा को लागू कर लिया गया और 1831 में रूस के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसके सदस्य को ही हथियार बनाकर चर्च आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा पोलिस में ही की गई, लेकिन इसे भी कुचल दिया गया। अब बच्चों जब ऐसा हुआ कि पोलैंड में रूसी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट किया गया, पोलैंड में पोलिश भाषा को हटाया गया और रूसी भाषा को जबरदस्ती लागू किया गया, तो वहां पे हो गया विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह हुआ। मतलब शस्त्र के साथ लोग हाथ पे तलवार, कुल्हाड़ी, भाला जो भी मिले वो लेकर के निकल पड़े और उन्होंने अपने सदस्यों को ही हथियार बना करके एक बहुत भयंकर वाला विद्रोह कर दिया। जब ये विद्रोह किया और वे सभी जो रूसी भाषा को इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन ये अपनी ही भाषा में अपना शिक्षा ग्रहण करने पे अड़िग थे, वे चाह रहे थे सभी कामों में वो जो है तो अपनी भाषा को बहुत ही प्राउडली मतलब समझिए यूज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है इसे कुचल दिया गया क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाया और रूसी भाषा को यहाँ पर जबरदस्ती लागू कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लोगों के मन में एक तरह से रूमानीवाद की विचारधारा फैल रही थी। सांस्कृतिक और परंपरा तो ध्यान में था ही, साथ ही साथ लोगों के मन में एक तरह से राष्ट्रवाद की विचारधारा भी थी, जो अपने देश के लिए वो एक नया साम्राज्य, एक नया समाज बनाना चाह रहे थे। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलो अब आगे बढ़ ले। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। अब बच्चों धीरे धीरे समाज में जो भूखमरी फैलने और जब भूखमरी फैलने लगा तो सभी लोग चाहने लगे कि हमारे पास ऐसी सरकार हो जो हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करे, लेकिन जब नहीं होता है तो जन विद्रोह में देखने को मिलता है। 1848 में खाने पीने और रोजगार की कमी से पेरिस के लोग, अब पेरिस हम लोग वापस फ्रांस पे आ गए हैं, पेरिस के लोग सड़क पे उतर गए और जब पेरिस के लोग सड़क पे उतर गए तो आपको याद होगा कि रूढ़िवादी विचारधारा खत्म हो चुकी है वहां पे और फिलिप की अध्यक्षता में, जो लुई फिलिप था उसकी अध्यक्षता में फ्रांस में जो है सो अब संवैधानिक राजतंत्र बन चुका है। लेकिन 1848 आते आते यहाँ पर भुखमरी की समस्या आ जाती है, रोजगार की समस्या आ जाती है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट नया नया बना है, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से हम नई नई चीजों को लगाएं, नई नई चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें, लोगों को रोजगार कहाँ से दे। ये वहां के लोगों के लिए अभी एकदम नया नया चीज था, क्योंकि वहां पर अभी रूढ़िवादी उदारवादी विचारधारा फैली ही थी। तो 1848 में जब खाने पीने की कमी हो गई, रोजगार की कमी हो गई, तो पेरिस के लोग सड़क पे उतर गए और लुई फिलिप जिसने उदारवादी सरकार को बनाया, उदारवादी विचारधारा के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया, लुई फिलिप को जो है तो वहां से भागना पड़ गया, क्योंकि अब लोग जो है सो विद्रोह कर रहे थे और नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा करके 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। उन्होंने काम की गारंटी दिया, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कहा, कारखाने स्थापित करने के लिए कहा, तब जाकर के ये जो विद्रोह था वो शांत हुआ। तो क्या क्या समझ में आया बच्चों? 1848 में जब बहुत ज्यादा भूखमरी आ गई तो लुई फिलिप को भागना पड़ गया, क्योंकि विद्रोह बहुत तेज था। फिर ये सारा शासन व्यवस्था नेशनल असेंबली के पास दोबारा आता है और नेशनल असेंबली जो है वो इस व्यवस्था को संभाल लेता है और वो जो है सो सभी को ये हिदायत देता है, सबको ये बताता है कि 21 वर्ष से ऊपर सभी को, हम सभी पुरुषों को वोटिंग राइट देंगे, साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, यहाँ पे काम की गारंटी होगी, कारखाने लगाए जाएंगे। जब ये सारा उसको सांत्वना दिया जाता है तब जाकर के यहाँ का ये जो विद्रोह था वो शांत होता है। 1848 में उदारवादी की क्रांति। अब उदारवादी किस तरह से क्रांति कर रहे थे वहां पे? तो यूरोप में कुछ भाग, जैसे कि आपको दिखेगा जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जो अब तक राष्ट्र राज्य नहीं बने थे, मतलब ये एक स्वतंत्र राष्ट्र अभी तक नहीं बने थे, उदारवादियों ने संविधान की मांग कर दिया। इन्होंने कहा, उदारवादियों, क्योंकि ये शुरू से चाहते थे, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, ये तो फ्रांस की घटना थी, ये सभी चाहते थे कि उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति जो है वो सत्ता में आए। तो उदारवादी जो थे, जो थोड़े से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, थोड़े समझदार व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान की मांग किया और प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी मांगी। बच्चों आपको याद होगा फ्रांस में सेंसरशिप लगा था, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि संविधान की मांग इन्होंने उठाया। कौन? उदारवादी। कहाँ उठाए? यूरोप के अलग अलग प्रदेशों में, जैसे इन सभी जगहों पे। यहाँ पर उदारवादी संगठन आया,
लेकिन अभी यहाँ पे स्थिति गड़बड़ है, नेशनल असेंबली के हाथ में पावर है। लेकिन इसका असर अब दिखेगा 1848 से के दौरान उदारवादियों की क्रांति होती है यहाँ पर पूरे यूरोप में, और वे अभी चाहते हैं कि संविधान की सबसे पहले मांग किया, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग किया और संगठन बनाने की इच्छा जाहिर की कि हमें ये सारी चीजें चाहिए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर, एक जगह है फ्रैंकफर्ट शहर, वहां पे सर्व जनरल असेंबली में मतदान का फैसला लिया गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जो है सो मतदान का फैसला लिया गया और 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि ने फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया। अब आपको समझ में आ रहा है समाज बदल रहा है। जर्मनी में जो है सो इलेक्शन हो गए, और जब इलेक्शन क्यों हुआ? उदारवादियों के द्वारा क्रांति होने से हुआ। और जब वहां पे इलेक्शन हुआ तो 18 मई 1848 में 831 मेंबर्स जो है वे जा करके और संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। कहने का मतलब चुनाव भी हुए और लोगों को संसद में सीट भी मिला। 831 जो है ये जनप्रतिनिधि सामने दिखते हैं जो जाकर के संसद में बैठते हैं। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसका नाम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो है, प्रसा के राजा जो थे, उन्हें कहा कि आप राजा बनाने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब अब जब बन गया है पूरी तरह से जो है सो जर्मनी में जो है सो सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक राजा की जरूरत है क्योंकि ये संवैधानिक राजतंत्र बनाना चाहते थे। सब कुछ बन गया और प्रसा के राजा को कहा गया कि आप जो है, क्योंकि उस समय बच्चों प्रसा एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और जर्मनी उसी का हिस्सा था, समझ लीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इलाका कहाँ था। तो ये जो है प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था, वहां के राजा को कहा जाता है कि आप जो है तो वहां का राजा बन जाइए, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया, बोला हम नहीं बनेंगे। संसद की सामाजिक आधार कमजोर हो गया क्योंकि संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव जो है वो अधिक था। अब ये जो उदारवादी लोग थे ये नया नया मध्य वर्ग से निकले थे और इन्होंने ही चुनाव करवाया, और जो संसद में भाग लेकर के आए हुए हैं ये मध्य वर्ग के व्यक्ति थे। अब मध्य वर्ग के व्यक्ति थे और राजा जो है सो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग से मतलब रखने वाला एक व्यक्ति था, ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था। तो ये जो है सो यहाँ पे राजा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मध्य वर्ग का इस पर बहुत ज्यादा जो है सो समझ लीजिए कंट्रोल हो गया संसद के ऊपर, जर्मन के संसद के ऊपर, तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखने लगा, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध कर दिया। कहने का मतलब ये जो मध्य वर्ग था ये बहुत जो नीचे सामान्य वर्ग के लोग थे जैसे मजदूर और कारीगर, इनके मांग का विरोध कर दिया, बोला हम इसकी मांग को नहीं मानते या इग्नोर कर दिया। अंत में सैनिकों को बुला करके असेंबली को भंग कर दिया। बच्चों फिर से समाज में उथल पुथल देखने को मिलता है, और जो असेंबली बनी थी, इतने सारे लोगों का चुनाव हुआ था, इसे फिर से सैनिकों को बुला करके भंग कर दिया जाता है राजा के द्वारा, और इस तरह से अभी भी जो है सो जर्मनी में जो है सो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। 1848 में उदारवादियों का आंदोलन दब गया, लेकिन 1840 के बाद से ही राजशाहियों ने हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूर समाप्त कर दिए, जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले से ही लागू हो चुका था। कहने का मतलब आपको याद होगा 1815 के बाद क्या हुआ, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग आए, लेकिन उदारवादी जो है उसके खिलाफ हमेशा से आंदोलन करते आ रहे थे। लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो है पूरा यूरोप में, वहां पे उदारवादियों का आंदोलन 1815 से पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन 1840 के बाद क्या हुआ, राजशाहियों ने हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये है समाज बदल रहा था, राजा था और राजा जो है वो भूदासत्व को और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर रहे थे। जब ये सभी समाप्त हो रहे थे तो फिर आया समय 1848 में। 1848 में आपने देखा जर्मनी में क्या हुआ, नेशनल असेंबली को फिर से भंग कर दिया गया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया पहले के जैसा। 1848 में उदारवादी आंदोलन को फिर धीरे धीरे ये दब जाता है, क्योंकि उदारवादी जो बना रहे थे सरकार वे मध्य वर्ग से थे, और मध्य वर्ग में थोड़ा सा उच्च किस्म के लोग थे, तो वे भी नीचे वाले लोगों को जो है सो उसके मांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। और यही वजह है कि समाज में फिर से लगातार उथल पुथल मची हुई थी, को कुछ भी अच्छा सा परमानेंट सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था, क्योंकि एक के हाथ में जब पावर जाता था तो दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता था, जब दूसरे के हाथ में जा रहा था तीसरे को इग्नोर कर दिया जाता था। इस तरह से पूरे यूरोप में हम देखते हैं
कभी जर्मनी में देखते हैं, कभी और कहीं देखते हैं, हर जगह पे जो है, कभी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हर जगह पे जो है सो उथल पुथल मचा हुआ है, कहीं पर भी अभी तक परमानेंट सेटलमेंट हो नहीं पाया, और जिस वजह से ये जो संघर्ष है, ये जो विद्रोह है, वो अभी भी जारी था। अब बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्मनी का निर्माण कैसे होगा। अब कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और पिछले क्लास का रिवीजन करके जरूर आइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।